हाय एवरीवन, दिस इज वाशीष एंड वेलकम बैक टू कोड फैमिली। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में। तो आखिर ये सर्विस बेस्ड कंपनी होती क्या है? इन सिंपल टर्म्स, सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब होता है कि ये वो टाइप की कंपनी होती है जो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज कैन बी लाइक आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग या फिर एनी अदर प्रोफेशनल सर्विसेज। इसमें कंपनी अपने एक्सपर्टीज और स्किल्स को यूज करती है और अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए कस्टम सॉल्यूशंस डेवलप करती है जिससे उनकी स्पेसिफिक नीड को एड्रेस किया जा सके। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, आईटी सर्विसेज का इंडस्ट्री का मार्केट साइज बहुत बड़ा है और इसमें मेजर प्लेयर्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो अपने हाई क्वालिटी आईटी सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज, जैसे कि इंडिया में मेजर सर्विस बेस्ड कंपनीज कौन कौन सी हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज का हायरिंग प्रोसेस कैसे होता है, एवरेज सैलरी फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कितना होता है, सर्विस बेस्ड कंपनीज में ग्रोथ कैसे होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी में प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, प्रोजेक्ट पे काम कैसे होता है, और आखिर में टर्मिनेशन या फिर फायरिंग ये सिस्टम कैसे काम करती है। तो चलिए बात करते हैं मेजर सर्विस बेस्ड कंपनीज इन इंडिया। तो आप इंडिया के सर्विस बेस्ड आईटी सेक्टर के कुछ मेजर प्लेयर्स के बारे में सुनने में जरूर इंटरेस्टेड होंगे। इनमें से कुछ बड़े जायंट्स हैं जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट और एक्सेंचर। ये कंपनीज नॉट जस्ट इन इंडिया बल्कि ग्लोबली भी काफी रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं टीसीएस के बारे में, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस एक टाटा ग्रुप कंपनी है और ये इंडिया का सबसे बड़ा आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एज ऑफ 2022 टीसीएस का मार्केट कैप लगभग 200 बिलियन के आसपास है, which makes it one of the most valuable IT companies globally. Second one is Infosys. Infosys 1981 में एस्टैब्लिश हुई थी और इसे एनआर नारायण मूर्ति ने स्टार्ट किया था। ये कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशंस और हाई क्वालिटी आईटी सर्विसेज के लिए जानी जाती है। Then third one is Wipro. Wipro अजीम प्रेमजी की लीडरशिप में बिल्ड हुई है। इसका फोकस टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज पर है। विप्रो के डाइवर्स पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। देन फोर्थ वन इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड इंडिया की एक और बड़ी आईटी कंपनी है। इसका फोकस टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, आईटी सर्विसेज और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस पर है। एंड इसी के साथ साथ एचसीएल का ग्लोबल रैंकिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है। देन फिफ्थ वन इज टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप के एक हिस्सा है और ये टेलीकॉम, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेशलाइज्ड है। सिक्स्थ वन इज कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट एक अमेरिकन कंपनी है लेकिन इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इंडिया में भी है। ये आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के डोमेन में काम करता है। देन सेवेंथ वन इज एक्सेंचर। एक्सेंचर एक ग्लोबल कंसल्टिंग और प्रोफेशनल सर्विस फर्म है। इसका एक्सपर्टीज स्ट्रैटेजी, कंसल्टिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस में भी है। साथ ही इंडिया में और भी कई कंपनीज हैं जैसे कि कैपजेमिनी और आईबीएम जो कि अलग अलग डोमेन में स्पेशलाइज्ड काम करती हैं। तो ये थे कुछ सर्विस बेस्ड कंपनीज इन इंडिया। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में हायरिंग प्रोसेस किस प्रकार की होती है। तो फ्रेशर्स के लिए जनरली दो तरह की हायरिंग्स होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑन कैंपस एंड सेकेंड वन इज ऑफ कैंपस। तो ऑन कैंपस हायरिंग में कंपनीज कॉलेज से टाई अप्स करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट अपने रिज्यूमे सबमिट करते हैं। सारे कंपनी अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करती हैं। फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ये टेस्ट उनकी एनालिटिकल स्किल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटीज को इवैल्यूएट करता है। फिर होता है टेक्निकल राउंड। जो कैंडिडेट्स एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करते हैं उन्हें टेक्निकल राउंड के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर उनके टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज का पता चलता है। देन आता है आपका एचआर राउंड। टेक्निकल राउंड को क्लियर करने वालों को एचआर राउंड के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल पर्सनालिटी का भी असेसमेंट किया जाता है। देन एट लास्ट ऑफर एंड ज्वाइनिंग। अगर कैंडिडेट एचआर राउंड को क्लियर कर देता है तो उसे जॉब ऑफर दी जाती है। ये ऑफर इंक्लूड करती है जॉब रोल, सैलरी और अदर टर्म एंड कंडीशंस। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड वाला हायरिंग प्रोसेस विच इज ऑफ कैंपस हायरिंग। इसका फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑफ कैंपस हायरिंग में कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है। ये एप्लीकेशन उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में होता है। देन आता है ऑनलाइन टेस्ट।
शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस टेस्ट में उनकी टेक्निकल स्किल्स और एप्टीट्यूड स्किल्स को इवैल्यूएट किया जाता है। देन होता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। टेस्ट को क्लियर करने वालों को टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू में उनके डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का पता लगाया जाता है। देन होता है एचआर इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करने वालों को एचआर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज का असेसमेंट होता है। देन द लास्ट स्टेप इज ऑफर लेटर। अगर कैंडिडेट एचआर इंटरव्यू राउंड भी क्लियर कर लेता है तो उसे फाइनली जॉब ऑफर लेटर दी जाती है। इसमें जॉब रोल, सैलरी, बेनिफिट्स और ज्वाइनिंग डिटेल्स भी शामिल होते हैं। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में सैलरीज कैसी मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेशर्स के बारे में। तो फ्रेशर्स के लिए जॉब मिलने पर उनकी एवरेज सैलरी लगभग 3 to 6 लाख पर एनम होती है। ये सैलरी कॉलेज और स्किल्स पर भी डिपेंड करती है। आपका कॉलेज अगर अच्छा है और आपका स्किल्स भी मस्त है तो आपको हायर पैकेज मिल सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टीज है और आपने इंटर्नशिप में काम किया हुआ है तो आपको हायर सैलरी मिल सकती है। TCS के अकॉर्डिंग उनकी एवरेज फ्रेशर सैलरी अराउंड 3.5 to 4 लाख पर एनम होती है। लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो बोनस भी मिल सकता है। इन्फोसिस में एवरेज फ्रेशर सैलरी 3.6 to 4.2 लाख पर एनम हो सकता है। ये भी कॉलेज और स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है और आपने प्रोजेक्ट्स में अच्छा काम किया हुआ है तो आपका सैलरी एवरेज सैलरी से भी ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह विप्रो में एवरेज फ्रेशर सैलरी 3.2 to 3.8 लाख पर एनम होता है। लेकिन यहाँ भी देखा जाता है कि आपका टेक्निकल स्किल्स कैसा है। अगर आपके पास इन डिमांड स्किल्स हैं तो आपको नेगोशिएशन करके भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिल सकता है। तो ओवरऑल फ्रेशर्स के लिए सैलरी काफ़ी कॉलेज और स्किल्स पर डिपेंड करती है। अगर आपने अपने एकेडमिक्स में फोकस किया है और रिलेवेंट स्किल्स एक्वायर किया है तो आपको अच्छी सैलरी मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। इन द अदर हैंड, जब आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। मिड लेवल पोजीशंस में 8 to 15 लाख तक हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी स्किल्स और काम का एक्सपीरियंस काउंट होता है। मान लो आपने किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया है और आपके पास 5 to 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 10 लाख के ऊपर भी जा सकती है। जैसे ही आपके पास ज़्यादा साल काम करने का एक्सपीरियंस होता है और आपने कंपनी में अच्छा परफॉर्म किया होता है, वहाँ आपको प्रमोशन मिलते हैं और सैलरी में भी अच्छी ग्रोथ होती है। कुछ कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस या फिर विप्रो में देखें तो वहाँ के सीनियर एम्प्लॉयज काफ़ी अच्छी सैलरी पे होते हैं, क्योंकि उनके पास ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस होता है। इंक्रीमेंट के थ्रू भी सैलरी बढ़ती रहती है। हर साल या कुछ महीने के बाद कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अप्रेजल देती है, जिसमें सैलरी में भी बढ़ोतरी होती है। बोनस की बात करें तो कुछ कंपनीज अच्छे बोनसेस देती हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सेंचर एंड विप्रो आर नोन फॉर गिविंग डिसेंट बोनसेस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। और हाँ, पर्क्स लाइक कैब सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस भी कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, इवन एकोमोडेशन अलाउंसेस भी। मगर याद रखना चाहिए कि ये सब कंपनी के पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो हर कंपनी में अलग अलग होता है। इन कंक्लूजन, सर्विस बेस्ड कंपनी से जो स्टेबिलिटी मिलती है वो काफ़ी है, लेकिन सैलरी ग्रोथ थोड़ा धीमे होता है। अगर आप एक्सपीरियंस गैदर करना चाहते हैं और पेशेंट हैं तो ये एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, याद रखना, आपकी स्किल्स और परफॉर्मेंस भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहे हो तो आपको सैलरी में भी अच्छी तेजी से ग्रोथ मिल सकती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में। इन द इनिशियल फेज, जब आप एक फ्रेशर होते हैं, आपको यूजुअली एक ट्रेनिंग पीरियड मिलता है जिसमें आप कंपनी के प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज को समझते हैं। इस फेज में इनिशियल प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्शन क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये आपके स्किल को शार्प करते हैं और आपको डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज देते हैं। जैसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने स्किल्स को और एनहांस करने के लिए। These companies provides various learning programs, certification and on the job training. उसके बाद आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए मिलते हैं, जिससे आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज और डोमेन में एक्सपर्टीज डेवलप कर सके। एक कंपनी में ग्रोथ वर्टिकली होता है। फॉर एग्जांपल, आप डेवलपर से प्रोजेक्ट लीड, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर सीनियर मैनेजमेंट रोल्स में जा सकते हैं। कंपनीज प्रमोट इंटरनल टैलेंट एंड अगर आपका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा तो प्रमोशंस भी मिलते रहते हैं। प्रमोशन प्रोसेस यूजुअली परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। हर फिक्स टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं, जिसमें आपका अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन को इवैल्यूएट किया जाता है।
इंक्रीमेंट्स भी परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर मिलते हैं। इंक्रीमेंट परसेंटेज कैन वैरी बट इट जनरली रेंज फ्रॉम 8% to 15% एनुअली। टीसीएस में एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट अराउंड 8 to 12% होता है। टीसीएस में वर्टिकली ग्रोथ के लिए इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स होते रहते हैं और प्रमोशन का सिस्टम एक्टिव होता है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस में एवरेज एनुअल सैलरी ग्रोथ रेट 9 to 12% के बीच होता है। इन्फोसिस ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट थ्रू कंटिन्यूअस लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो में प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है। ये भी रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्किल एनहांसमेंट प्रोवाइड करते हैं। एचसीएल जैसी कंपनी में एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट रेट अराउंड 10 to 15% होता है। ये सभी कंपनीज अपने टैलेंट को रिटेन करने के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती रहती हैं। आपके स्किल्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको चैलेंजिंग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस सर्विस बेस्ड कंपनीज में कैसी होती है। लेट्स एग्जांपल ऑफ टीसीएस। टीसीएस जैसे बड़े सर्विस बेस्ड कंपनी में प्रोजेक्ट का प्रेशर में काम ज्यादा हो सकता है। वहाँ एम्प्लॉय को अपने स्किल्स का फुल यूज करना पड़ता है और इसके साथ ही वर्क आवर्स भी स्ट्रेच हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो ट्राई करते हैं कि बैलेंस्ड वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। इन्फोसिस जैसे कुछ कंपनीज फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स ऑफर करती हैं जिससे एम्प्लॉयज अपनी टाइमिंग मैनेज कर सके। ये काफी हेल्पफुल होता है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए। वर्क लाइफ बैलेंस प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल विप्रो का एक प्रोजेक्ट जिसमें लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, वही दूसरे प्रोजेक्ट में वो कम टाइम में भी हो जाता है। इसलिए ये सब इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पर डिपेंड करता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 60% ऑफ इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स ये बिलीव करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में सपोर्ट करती है। इन द अदर हैंड 40% लोगों को लगता है कि डेडलाइंस के प्रेशर की वजह से उनका पर्सनल लाइफ भी काफी सफर होता है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में किस टाइप की प्रोजेक्ट पर काम होता है। सर्विस बेस्ड कंपनीज में क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम होता है। ये प्रोजेक्ट्स अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, कंसल्टिंग। इन प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज को क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के और कंपनी के एक्सपर्टीज के हिसाब से असाइन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। अगर क्लाइंट चाहेगा कि एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप हो तो उस प्रोजेक्ट के लिए एक नया टीम बनाई जाती है। इसमें आपको कोडिंग, टेस्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टास्क मिलते हैं। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो एक सर्वे के अनुसार 70% ऑफ आईटी सर्विस प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट्स अपने इनिशियल रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस करते हैं। ये इंडिकेट करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी प्रोजेक्ट्स में क्रूशियल होते हैं। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको क्लाइंट्स के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करना पड़ता है। इस तरह की प्रोजेक्ट में टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए टीम मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने आना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइम जोन्स और कल्चरल डिफरेंसेस को मैनेज भी करना पड़ता है। तो चलिए फाइनली बात करते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में फायरिंग या फिर टर्मिनेशन कैसे होता है। सर्विस बेस्ड कंपनी में टर्मिनेशन या फायरिंग का मामला एक डेलिकेट और क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। रिसेशन के टाइम पे जब इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होते हैं, इस समय प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस पे इसका काफी बड़ा असर पड़ता है। अगर किसी प्रोजेक्ट का वैल्यू घटा है या क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता है तो ये कंपनी में लेऑफ्स का कारण बन सकता है। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते वक्त कई फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। रियल डेटा के हिसाब से अगर किसी प्रोजेक्ट में कॉस्ट ओवररन होता है या डेडलाइंस मिस होते हैं तो ये कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। किस प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ ये भी एक क्रूशियल फैक्टर होता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो 2008 के रिसेशन में कई आईटी कंपनीज ने ले ऑफ किए थे क्योंकि उनके क्लाइंट्स ने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया और नए प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किए। इससे कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बुरा असर हुआ। ऐसे ही परफॉर्मेंस इशू भी एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर किसी एम्प्लॉय का वर्क स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता या फिर वो डिलीवरेबल्स को टाइम पर नहीं अचीव कर पाता तो टर्मिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। इन सिचुएशंस में एचआर डिपार्टमेंट्स रियल वर्ल्ड डेटा और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, प्रोजेक्ट कंप्लीशन रेट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। हर टर्मिनेशन केस को केयरफुली इवैल्यूएट किया जाता है ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। लेकिन ये याद रखना कि टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और एम्प्लॉयज को इसका फीडबैक भी मिलना चाहिए।
ताकि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट हो सके। ओवरऑली टर्मिनेशन सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है जिसे केयरफुली हैंडल करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू सर्विस बेस्ड कंपनी। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिया तो डेफिनेटली आप इसे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।